एक निशाना, 3 हमले। ये उस क्लासिफाइड फाइल की कहानी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को मारने की 3 कोशिशों का पूरा ब्यौरा है। तो चलिए इस फाइल को अब खोला जाए। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हम शुरू से नहीं करेंगे। हम सीधे चलते हैं उस रात में जहां सबसे ज्यादा अफरा तफरी मची थी। जगह वॉशिंगटन डीसी, तारीख 25 अप्रैल 2026। मौका था व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का। जरा सोचिए, अमेरिका के सबसे ताकतवर लोग सबके सब एक ही छत के नीचे, और तभी बॉलरूम के ठीक बाहर गूंजती हैं गोलियों की आवाज। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। वहां मौजूद 2600 लोग, पत्रकार, नेता, सेलिब्रिटी, सब अपनी जान बचाने के लिए टेबल्स के नीचे छिप जाते हैं। देखिए, ये वही वॉशिंगटन हिल्टन होटल है जहां 1981 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन पर भी गोलियां चली थीं। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। लेकिन इस बार सीक्रेट सर्विस एजेंट्स एक पल की भी देरी नहीं करते। वो फौरन स्टेज से डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को सुरक्षित बाहर निकाल ले जाते हैं। हमलावर की पहचान होती है कोल टॉमस एलन। सिर्फ 21 साल का एक टीचर, लेकिन जरा इसकी प्रोफाइल पर नजर डालिए। कैलटेक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, नासा की फेलोशिप, और हाथ में एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसने कमला हैरिस से जुड़े एक ग्रुप को $25 डोनेट किए थे, और अपने परिवार को भेजे एक मैनिफेस्टो में वो खुद को कहता है द फ्रेंडली फेडरल असैसिन। ये प्रोफाइल इन्वेस्टिगेटर्स का सर घुमा देती है। मतलब कुछ भी आपस में मेल नहीं खा रहा था। लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ था, और ना ही यह कोई पहली कोशिश थी। यह तीसरी कोशिश थी। इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए हमें टाइमलाइन में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, साल 2024 की गर्मियों में। पेंसिल्वेनिया का एक छोटा सा शहर बटलर। यहीं से इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे उलझा हुआ राज शुरू होता है। 13 जुलाई 2024 शाम के 6:10। ट्रंप एक कैंपेन रैली में स्टेज पर बोल रहे हैं। अचानक पास की एक छत से 8 गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल जाती है। भीड़ में मौजूद एक शख्स, कोरी कॉम्परेटरेटा, गोली लगने से वहीं ढेर हो जाता है। एक पल के अंदर सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर हमलावर को मार गिराता है, और ट्रंप चेहरे पर खून लिए वो हवा में अपनी मुट्ठी उठाकर चिल्लाते हैं, फाइट। हमलावर था 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, पेशे से एक डाइटरी एड। कागजों पर रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था, लेकिन उसने एक लिबरल ग्रुप को भी पैसे दिए थे। हथियार था एक AR-15 स्टाइल राइफल, जो उसके पिता ने उसे कानूनी तौर पर दिया था। उसकी इंटरनेट हिस्ट्री में एक सर्च मिलती है जो सबके होश उड़ा देती है। ऑसवाल्ड कैनेडी से कितनी दूर था? यही नहीं, उसकी गाड़ी से बम बनाने का सामान भी मिलता है। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यह एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। बटलर की घटना के सिर्फ 2 महीने बाद निशाना वही था, लेकिन इस बार हमलावर और उसका मकसद दोनों बिल्कुल अलग थे। जगह थी फ्लोरिडा का एक गोल्फ कोर्स। सितंबर 2024। 58 साल का रायन रूथ एक SKS स्टाइल राइफल के साथ ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास झाड़ियों में पूरे 12 घंटे तक छिपा रहता है। वो बस इंतजार कर रहा था कि कब ट्रंप छठे होल पर खेलने आएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, सीक्रेट सर्विस की नज़र उस पर पड़ गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और रूथ ने अदालत में साफ साफ अपना मकसद बताया। नतीजा, उम्र कैद। और यहीं पर यह केस 2 हिस्सों में बंट जाता है। जरा इस स्लाइड पर देखिए। एक तरफ है टॉमस क्रूक्स, जिसका मकसद आज तक किसी को नहीं पता। FBI ने नवंबर 2025 में फाइल बंद कर दी, ये कहकर कि कोई मोटिव नहीं मिला। दूसरी तरफ है रायन रूथ, जिसका मोटिव एकदम साफ। उसने खुद कहा कि वो ट्रंप को चुनाव जीतने से रोकना चाहता था। समझिए, एक हमलावर एक बंद पहेली है, तो दूसरा एक खुली किताब। देखिए, जब किसी केस में इतने सवाल हों और जवाब इतने कम, तो साजिशों की कहानियां खुद ब खुद जन्म ले ही लेती हैं। तो चलिए अब सच और झूठ को अलग करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी थ्योरी जो सामने आई, क्या इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ था? ट्रंप ने खुद इस तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो अमेरिका ईरान पर बहुत भारी पड़ेगा। तो क्या ये वाकई ईरान की साजिश थी? तो चलिए फैक्ट और फिक्शन को अलग अलग करके देखते हैं। फैक्ट ये है कि जुलाई 2024 में अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आसिफ मर्चेंट नाम के एक ईरानी एजेंट को गिरफ्तार किया था। वो जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप पर हमले की साजिश रच रहा था। ये प्लॉट बिल्कुल असली था।
लेकिन फिक्शन ये है कि इस प्लॉट का बटलर के शूटर थॉमस क्रुक्स से कोई लेना देना था। FBI को इनके बीच जीरो कनेक्शन मिला। दो अलग अलग घटनाएं एक ही वक्त पर। इसे एक अजीब इत्तेफाक ही कहा जा सकता है। एक और थ्योरी जो इंटरनेट पर आग की तरह फैली, वो इन हमलों को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ रही थी। इसमें कितनी सच्चाई थी? बिल्कुल भी नहीं। यह साफ तौर पर एक गलत खबर थी, मिस इन्फॉर्मेशन। बटलर शूटिंग के बाद टॉमस क्रुक्स के नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया। उसमें लिखा था कि उसका मकसद एप्स्टाइन के शैतानी साम्राज्य को खत्म करना था। इन्वेस्टिगेशन में यह अकाउंट पूरी तरह झूठा साबित हुआ और एप्स्टाइन से जुड़ी बाकी सारी थियरीज भी बेबुनियाद निकली। असल में होता यह है कि जब FBI जैसी एजेंसी कहती है कोई मोटिव नहीं, तो लोग उस खाली जगह को भरने के लिए खुद ही मोटिव बना लेते हैं और यहीं से ऐसी थियरी शुरू होती हैं। 3 हमले, 3 अलग अलग लोग, लेकिन एक चीज जो इन तीनों में कॉमन थी, हर बार सिक्योरिटी सिस्टम कहीं ना कहीं चूक गया। तो क्या यह सिस्टम की गलती थी या फिर एक खतरनाक पैटर्न? चलिए इस पैटर्न को एक एक करके देखते हैं। पहला, बटलर में एक आदमी स्टेज से सिर्फ 400 फीट दूर छत पर राइफल लेकर बैठा रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। दूसरा, फ्लोरिडा में एक आदमी 12 घंटे तक गोल्फ कोर्स के पास हथियार के साथ छिपा रहा। और तीसरा, वॉशिंगटन में एक आदमी अमेरिका के सबसे हाई प्रोफाइल डिनर के सिक्योरिटी चेकपॉइंट को तोड़ने में कामयाब हो गया। ये 3 अलग अलग फेलियर्स थे और इतने बड़े फेलियर्स थे कि कांग्रेस ने सीक्रेट सर्विस से जवाब तलब कर लिया। इन हमलों के वक्त अमेरिका का पॉलिटिकल माहौल कैसा था? उस समय ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग एक सेकंड टर्म प्रेसिडेंट के हिसाब से काफी नीचे थी, सिर्फ 36%। देश में महंगाई और ईरान के साथ चल रहे तनाव जैसे मुद्दे हावी थे। लेकिन हर हमले के बाद एक टेम्परेरी रैली राउंड द फ्लैग इफेक्ट जरूर देखा गया। मतलब जब देश पर संकट आता है तो लोग अक्सर अपने नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं। पोल्स में उनकी अप्रूवल रेटिंग में कुछ वक्त के लिए 7% तक का उछाल भी आया, लेकिन ये असर हमेशा टेम्परेरी ही रहा। लंबे समय में वोटर्स की असली चिंताएं जैसे महंगाई और युद्ध ही उनके लिए ज्यादा मायने रखती थीं। 3 हमले, 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, कई गिरफ्तारियां। लेकिन इस पूरी फाइल को बंद करने के बाद भी एक सवाल है जो हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। ये 3 तारीखें अब अमेरिका के इतिहास का एक काला अध्याय है। जुलाई 2024 बटलर, सितंबर 2024 फ्लोरिडा और अप्रैल 2026 वॉशिंगटन DC। 3 बार एक सिटिंग प्रेसिडेंट को निशाना बनाया गया। लेकिन इन सब में पहली घटना का अंजाम सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। नवंबर 2025 में 2 साल की लंबी जांच के बाद FBI ने बटलर शूटिंग पर अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की और उनका निष्कर्ष था, इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, इसकी कोई वजह नहीं है। और यहीं आकर ये फाइल बंद हो जाती है। लेकिन एक सवाल खुला रह जाता है। 1000 से ज्यादा इंटरव्यूज और 2 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कोई मोटिव नहीं एक आखिरी जवाब हो सकता है? क्या एक 20 साल का लड़का इतनी बड़ी साजिश बिना किसी वजह के कर सकता है? या फिर वजह इतनी गहरी है जो सिस्टम हमें कभी बताना ही नहीं चाहता? ये घटनाएं एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करती हैं। जब पॉलिटिकल हिंसा इतनी बढ़ जाए कि वो बेमतलब लगने लगे, तो ये उस देश और उसके समाज के बारे में क्या बताता है?